एक बार फिर स्वागत है मॉनसून सत्र की महा कवरेज में। हरियाणा न्यूज पर आप ये कवरेज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत। और चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। 1 घंटे बाद शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सुबह 11 बजे 3 दिवसीय मॉनसून सेशन की शुरुआत होगी। तो विधानसभा सत्र में आज सबसे पहले शोक प्रस्ताव होंगे। शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू होगा। विधानसभा स्पीकर BAC की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। तो 1 घंटे का वक्त बाकी है। 1 घंटे के बाद विधानसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। दूसरी तरफ बैठकों का दौर देखने को मिला था। फुल एंड फाइनल रिहर्सल भी देखने को मिली थी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। सवाल जवाब देखने को मिलेंगे। तो विधानसभा की कार्यवाही 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। कुछ ही वक्त बाकी है। शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा स्पीकर BAC की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। कल बिजनेस एडवाइजरी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अब इस बैठक में यह तय किया गया कि 3 दिनों का ये सेशन रहेगा। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग में यह तय कर दिया गया था कि 25 तारीख से विधानसभा सत्र की जो है वो कार्यवाही होगी, लेकिन अवधि कल तय की गई। तो बिजनेस एडवाइजरी की रिपोर्ट भी आज पढ़ी जाएगी और उसके बाद कार्यवाही शुरू होगी। तो 1 घंटे का वक्त बाकी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो नूह का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं। बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि देने को लेकर भी नाराजगी देखने को मिली थी। ये मुद्दा भी विपक्ष उठा सकती है। तो मानसून सत्र की महा कवरेज आप देख रहे हैं। हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर क्या कुछ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। मनीष कटाना जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विजेंद्र रेणु जी लगातार बने हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आपने सवाल इससे पहले रेणु जी से पूछा था, कटाना जी से पूछा था। रामराज जी इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। राष्ट्रीय में जो तीनों ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और बाढ़ जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सत्र का है। मानसून सत्र और मानसून के दौरान जो हालात बिगड़े हरियाणा में, हाँ। उसको लेकर सवाल उठाएंगे तमाम विधायक। और ऐसा यही जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी यह बात कही है कि बाढ़ के कारण जो स्थितियां बनी उसको लेकर सरकार की जिम्मेवारी रही है। और सत्ता पक्ष के लोग लगातार यह कहते रहते हैं कि पहले से ही जो प्रबंध सही नहीं थे जिस वजह से हालात बिगड़े। और उधर जब बाढ़ के हालातों का जायजा लेने आए थे दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ये कहा था कि इतनी बारिश जो है वो कभी आई नहीं, तो ऐसे में इतना पानी आया ही नहीं, इसलिए हालात बिगड़े। तो तीनों ही प्रमुख प्रवक्ता मौजूद हैं और सत्ता में बारी बारी से रहे हैं। और सत्ता में अभी रामनिवास जी तो भारतीय जनता पार्टी से तो वो सत्ता में ही है। ऐसे में किसकी जिम्मेवारी है और कौन ये जिम्मेवारी तय करता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनता इन सब के बीच में कहाँ जाए। जी, हम विपक्ष का बहुत सम्मान करते हैं। मेरा विपक्ष वाले MLA गण से विनम्र आग्रह है, अपने सही सवाल पूछें। हम एक एक बात का, एक एक सवाल का हम जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हमारे विधायकगण की, JJP विधायकगण की, मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और हम बिल्कुल एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष का इतिहास रहा है कि वो शोर ज्यादा करता है, बातें नहीं पूछता, अपने पर्सन नहीं पूछता, ज्यादा शोर मचाने में विश्वास करता है। जैसे केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई, लेकिन जब सही समय आया वो वहां से भाग खड़े हुए। तो विपक्ष वाला ऐसा ना करें, तो हमारा यही विनम्र आग्रह है। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम हर मामले में पारदर्शी हैं। जैसे नौकरियों का मामला है उसमें हम पारदर्शी हैं। ऐसी पहली बार सरकार बनी है जिसने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। हम जाति पूछ के, क्षेत्र पूछ के नौकरियां नहीं देते। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इससे ऊपर उठ के हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं। इतिहास गवाह है, 3 पीढ़ी जिसकी बिना नौकरी के चली गई थी, वहां से आज थानेदार बन के निकल रहे हैं। और रही बात इसकी विकास कार्यों की, हमने 90 के 90 हल्कों में समान रूप से विकास कार्य करवाए हैं। चाहे विपक्ष का MLA क्यों नहीं होता है, MLA किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विकास बराबर। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का इतिहास है, आपने पता है
कांग्रेस के टाइम में लाखन माजरा तक तो रोड बन गया, अपने क्षेत्र में तो रोड बना लिया। जब आगे दूसरे क्षेत्र का विधायक दूसरी पार्टी का, तो वहां उन्होंने विकास कार्य नहीं करवा। ये अपने क्षेत्र तक सीमित रहे हैं। हमारा लाखन माजरा तक इनकी राज में रोड बन गया। जब पौड़ी का टाइम आया तो इन्होंने वहां गड्ढे खोद के रख दिए। इनके गड्ढे हम उनने लग रहे हैं। तो जी, आप प्रश्न पूछिए, किसी भी क्षेत्र में प्रश्न पूछिए, हम हर क्षेत्र में पारदर्शी हैं। और ठीक है, बाढ़ प्रभावितों को लेकर सवाल पूछा है रामराज जी ने। एक सेकंड में, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से विनम्र आग्रह है, थोड़ा रणजीत सुरजेवाला पे भी बोलिए, क्योंकि उन्होंने देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा है और उन्होंने श्राप भी दिया है। अच्छा होता वो श्राप माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी को देते, जिन्होंने उनको हरियाणा की राजनीति से बेदखल कर दिया है। उन्होंने भाग के राजस्थान से विधानसभा उसका एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। जी बिल्कुल रामराज जी, इस पर जवाब देंगे। मनीष जी बने रहेगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी रवि काली रमन इस वक्त विधानसभा स्पीकर के साथ मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। बिल्कुल राजश्री, देखिए मानसून सत्र का आज आगाज होने जा रहा है और किस प्रकार से पूरा मानसून सत्र रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष कांचन गुप्ता साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो किस प्रकार से सेशन की आज के दिन की कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, मानसून सत्र है, जैसा कल बीएसी की मीटिंग के अंदर तय हुआ कि ये सत्र 3 दिन यानी 25, 28 और 29 3 दिन रहेगा और इसकी कार्रवाई निर्धारित कर दी गई है। और आज की जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, प्रश्नकाल से आज का सत्र शुरू होगा और उसके पश्चात जो हमारा ये जो 0 आवर है, 0 आवर के ऊपर अंदर सभी विधायकों को जो उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स में निकलेंगे उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। उसके पश्चात जो हमारे विधायी कार्य हैं, जो बिल्स हैं, सरकार की तरफ से कुछ बिल मूव होने आज मूव होने के पश्चात, ताकि वो विधायक जो हैं उसको स्टडी कर सकें। तो उसके ऊपर, बिलों के ऊपर हालांकि चर्चा बाद में होगी, लेकिन आज बिल मूव होंगे। और उसके पश्चात वो बिल मूव होने के पश्चात जो आज हमने एक कॉल अटेंशन, जो काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे माननीय विधायकों ने कॉल अटेंशन दिया था, उसको प्रायोरिटी दी है। वो कॉल अटेंशन है जो पिछले दिनों बाढ़ आई है, बाढ़ के कारण जो लगभग पूरे प्रदेश के अंदर बाढ़ का इफेक्ट देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इफेक्टेड हुए हैं, वो जान माल की हानि भी हुई है, सरकारी संपत्ति का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसके ऊपर जो सरकार का पक्ष है वो सरकार रखेगी और जो विपक्ष के साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे। एक सर, नो हिंसा को भी लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि सदन में आवाज उठाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई मामला जब कोर्ट में होता है तो उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो इस मामले में जो है विधानसभा किस प्रकार से आगे बढ़ेगी? देखिए, इस मामले में कई हमारे माननीय विधायकों ने इसके बारे में कॉल अटेंशन मोशन भेजा था, लेकिन क्योंकि ये मामला अदालत के विचाराधीन है, उसलिए नियमों के मुताबिक जो विधानसभा के नियम हैं, जो भी विषय अदालत के विचाराधीन रहता है वो विषय विधानसभा के अंदर उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तो उस दृष्टि से इस विषय के ऊपर जो कॉल अटेंशन मोशन है वो हमने रिजेक्ट किए हैं। और जहाँ तक बाकी विषय हैं और हमने कॉल अटेंशन वो भी एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन वो अगले दिनों के अंदर चर्चा होगी उनके ऊपर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने बैठक की, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था इस बार रहने वाली है? नहीं, देखिए, जहाँ तक विधानसभा की सुरक्षा है और विधानसभा की जो परिसीमा है, जो उसके अंदर विधानसभा की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो इलीगल एक्टिविटी ना हो, कोई किसी प्रकार से नारेबाजी और ये जो आम आदमी जो है वो उस सीमा तक के अंदर तक ना जाए, उसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। और अब हमने जो विजिटर्स पास हैं वो अब हमने पिछले सत्र से ही आवरली शुरू किए हैं कि जो भी विजिटर आएंगे और 1 घंटे के लिए वो वहाँ पर बैठ सकेंगे, 1 घंटे विधानसभा की कार्रवाई देख सकेंगे। उसके बाद अगला ग्रुप आएगा। और इस जो हमने निर्णय लिया है, इसके कारण काफ़ी बड़ी संख्या में जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो विशेष तौर पर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं और गांवों के सरपंच,
मीडिया के लोग, वो उनको काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को जो सदन की कार्रवाई है उसमें देखने का वो अवसर मिलेगा। एक सर, कल बीएसी की बैठक हुई, नेता प्रतिपक्ष बाहर आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि 3 दिन का सेशन रहने वाला है, 3 दिन में तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव नहीं है। आप क्या मानते हैं? आपने बिजनेस देखा है, तमाम सवालात, तमाम जो मोशंस जो हैं सेशन में लगे हैं उसके हिसाब से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये 3 दिन, जो पहले 3 दिन हुआ करते थे, अब 5 दिन के बराबर है। क्योंकि मीटिंग की जो समय है, पहले 4 घंटे होता था, अब 6 घंटे हो गया है। तो उस दृष्टि से 3 दिन नहीं, इसको 5 दिन मान करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी तो सदन की जो लास्ट दिन है उसके अंदर जो सदन की बैठक है और बढ़ाई जा सकती है। चर्चा पर करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है कि अगर विधानसभा के अंदर जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो तो कोई अच्छी बात है। अंतिम सवाल रहेगा सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखने को मिला है पिछले सेशनों में भी हा हुल्लड़ जो है बहुत ज्यादा हुआ था, तो उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं रवि जी आपके माध्यम से माननीय जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, सदन का सम्मान वो बना रहे, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जिनकी तरफ से तमाम जो बातें कही गई हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मेंबर्स हैं, उनसे अपील भी की गई है कि किसी प्रकार की जो है एक मर्यादित भाषा का प्रयोग सदन के अंदर करें, और इस प्रकार से लगातार जो है सेशन आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरवन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो विधानसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने निवेदन भी किया है कि जो सभी विधायक हैं वो सदन की मर्यादा बनाए रखें, और उम्मीद यही होगी कि जो सवालों के जवाब है मिल सके और इस सदन का एक जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रामराज जी ने यहाँ पर कई तरह के सवाल उठाए थे। मनीष जी, आपसे सवाल उन्होंने पूछा था। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराज जी ने बहुत सारी बातें करी, पारदर्शिता की बात करी, मेरिट की बात करी। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई ये भूल गए कि जितने पेपर लीक आपकी सरकार में हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुए, उतने आज तक हरियाणा के, जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक नहीं हुए। जितने 9 साल में आपने पेपर लीक किए, आज तक कोई भी आपका अभ्यर्थी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। आपका एचएसएससी का चेयरमैन करोड़ों रुपए के साथ, कैश के साथ सेक्रेटरीट में गिरफ्तार होता है। सीटेट के जो सवाल, जो क्वेश्चन पेपर आता है, वो दोबारा सेम टू सेम वही आता है जो पहले था। तो क्या आपका जो ज्ञान है वो इतना छोटा हो गया है, या आपको प्रश्न पेपर बनाना नहीं आता, या पुराना प्रश्न पेपर को दोबारा रिपीट करके दोबारा जो आप करते हो, क्या ये सुनियोजित तरीके से कोई चाल है, क्या ये कोई ट्रैप है, या ये अपने बच्चों को निकालने का तरीका है? तीसरी, मेरे भाई ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अपने रणदीप जी। मेरे भाई, आप अपने 9 साल के कार्यकाल के बारे में बताएं। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे पहुंचा? हरियाणा क्राइम में नंबर 1 कैसे पहुंचा? हरियाणा के किसानों की हालात दयनीय कैसे हुई? हरियाणा का मुआवजा किसानों तक कैसे पहुंचाएं? हरियाणा को 5 बार जलाने के बाद फेलियर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सीआईडी की रिपोर्ट के बाद भी अगर नूह में दंगे हुए तो उसके जिम्मेवार कौन? 750 किसान अगर सड़क पर शहीद हुए तो उसका जिम्मेवार कौन? अगर सरपंचों को चंडीगढ़ बुलाकर उनका सिर फोड़ा गया तो उसका जिम्मेवार कौन? हुड्डा साहब के कार्यकाल में जिन खिलाड़ियों को डीएसपी लगाया गया, आज तक उनकी पदोन्नति नहीं की, तो उसका जिम्मेवार कौन? हरियाणा के खिलाड़ियों का मनोबल गिराने के लिए जिम्मेवार कौन? हरियाणा की खिलाड़ियों बेटियों के साथ जंतर मंतर पर जो हुआ, उसमें एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने या आपके मुख्यमंत्री ने क्या कोई सांत्वना देने का काम करा?
कि आप उनसे मिलने गए? क्यों? वो कांग्रेस की खिलाड़ी थी, वो कांग्रेस की बेटियां थी, वो इस देश की बेटियां थी, वो इस देश के लिए मेडल लेकर आए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप कैसी बातें करते हैं? हरियाणा को 5 बार जलाने वाली सरकार, किसान की हालत दयनीय करने वाली सरकार, नौजवानों को बेरोजगार करने वाली सरकार, खिलाड़ियों को घर बैठाने वाली सरकार, महिला सरपंचों का सिर फोड़ने वाली सरकार, जवानों को 4 साल के ठेकेदारी प्रथा पे रोजगार देने वाली सरकार, फौज में भर्ती करने वाली सरकार, हरियाणा में एक भी बिजली प्लांट ना लगाने वाली सरकार, मेट्रो को आगे ना बढ़ाने वाली सरकार, हरियाणा में एक भी नया हॉस्पिटल, एक कोई विश्वविद्यालय ना बनाने वाली सरकार, भाई को भाई से लड़ाने वाली सरकार, आप लोग किस तरीके से, किस मुंह से प्रश्न पूछ सकते हैं? अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्तित्व है, हरियाणा का वो मुख्यमंत्री रहे, वो विपक्ष का नेता है जिसने हमेशा हरियाणा की विकास की बात करी, हरियाणा के भाईचारे की बात करी, हरियाणा को आगे ले जाने की बात करी। आप लोग हमेशा भाई को भाई, कभी जाट नॉन जाट के दंगे कराते मनीष जी हो। बने रहिएगा हमारे साथ। इनेलो विधायक अभय चौटाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। इनेलो की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? आज सदन की कार्यवाही शुरू होगी सर, कुछ ही देर बाकी है। हमने 10 कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, बाढ़ को लेकर के है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के है, रोजगार को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है। इस तरह के 10 कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, जिनमें से आज एक मेरा लगा हुआ है बाढ़ वाला जी। उसके ऊपर सरकार से पूछेंगे कि इन्होंने बाढ़ के अंदर किस तरह की मदद करी, क्या किया, लोगों के सामने कितनी परेशानी आई। देखते हैं सरकार किन आंकड़ों के साथ आती है। मुझे लगता नहीं सरकार के पास कोई जवाब होगा, आखिर भागेगी। बिल्कुल। अभय जी एक सवाल, ये बजट सत्र के दौरान काफी चर्चा हुई थी। बजट सत्र का समय हमने देखा था, आपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल किया था और उसके बाद आप निलंबित भी हो गए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो चाचा भतीजे आज है एक बार फिर से सवाल जवाब करते हुए नजर आएंगे सदन में। बात चाचा और भतीजे की नहीं, वो एक मिनिस्टर है और मेरा कोई सवाल अगर उसके डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा जी। इसमें कोई चाचा भतीजा नहीं, कोई किसी का रिश्ता नहीं होता है। ठीक है। कृषि विभाग को लेकर आप सवाल करने जा रहे हैं और ई पोर्टल को लेकर भी, ई मुआवजा को लेकर भी ये सवाल रहेगा। आप ये मान के चलो सरकार भागेगी, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब सरकार के पास नहीं है जी। सरकार तो केवल झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करती है और खुद बचना चाहती है। ठीक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारा, हाँ, कि जहाँ सत्ता पक्ष के लोग भागते हैं, वहाँ विपक्ष भी सत्ता के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? बीजेपी ने भी कल मीटिंग की थी और काफी रणनीति बीजेपी ने भी बनाई है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों के जवाब देने हैं। आप देखना जब पूरा सत्र चलेगा, सत्र तो है ही नहीं, ये तो 3 सीटिंग है। ठीक है, नाम है सत्र इसका है। बिल्कुल। समय को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कम है अवधि? 3 दिन से ज्यादा होना चाहिए था। बीजेपी कह रही है कि हमने 6 घंटे का वक्त बढ़ाया है। इससे इश्यूज है हरियाणा के अंदर, कम से कम भी 10 दिन चलना चाहिए जी। और हर विधायक को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। अब इलेक्शन ईयर है, हर विधायक अपनी बात रखना चाहता है, उसके हल्के की बात है, उसको अपने हल्के में अब तक 3.5 4 साल में सरकार ने क्या किया वो बताना चाहिए उसको। ठीक है, आपने इतने दिनों तक यात्राएं की थी, अलग अलग जगहों पर सर आप पहुंचे थे, तो ऐसे में आपने क्या देखा? किस तरह का जनता का झुकाव है इनेलो की तरफ? मैंने 75 विधानसभा क्षेत्र किए हैं तक, क्षेत्र में मेरी यात्रा चल रही है जी। लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार के प्रति, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं। मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि सरकार के प्रति इतनी नाराजगी हो सकती है, बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब तो ये सरकारी साधन है, इनके पास सिक्योरिटी है, इसलिए जा सकते हैं इधर उधर। जिस दिन इनके पास ये सब कुछ नहीं होगा, ये किसी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ भी नहीं सकते, ऐसे हालात रहेंगे।
बिल्कुल, कांग्रेस भी रणनीति तैयार कर रही है, कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस रणनीति भी, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। हाँ। अब जहाँ कांग्रेस के अनेक विधायकों ने अपने अलग तालिक दिए हैं, वहाँ किरण ने अपने अलग दिए हैं। इनके आपस में दो ग्रुप हैं कांग्रेस के। जहाँ दो ग्रुपों में लोग बटे होंगे, वहाँ लोगों को, आम आदमी को कैसे विश्वास होगा? ये तो सारा दिन आपस में झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से ताकतवर बनने की ओर में लगे हुए जी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों की इनको कोई चिंता नहीं है, तो अपनी ताकत की लड़ाई लड़ने है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुछ वक्त बाकी है सदन की कार्यवाही शुरू होने में, तो बड़ी खबर इस वक्त की, सत्र से ठीक पहले हरियाणा न्यूज पर बोले अभय चौटाला। इस वक्त की बड़ी खबर, सत्र से ठीक पहले हरियाणा न्यूज पर अभय चौटाला ने बड़े आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। हालांकि अभी आप कुछ सुन भी रहे थे, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपस में ही लड़ती रहती है पार्टी, मुख्य विपक्ष भी सरकार के साथ मिला हुआ है, मेरे सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाचा भतीजा कुछ नहीं होता, राजनीति का सवाल है और डिप्टी सीएम है, मैं डिप्टी सीएम से सवाल करूंगा। तो सत्र से ठीक पहले हरियाणा न्यूज पर बड़ा बयान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर इनेलो नेता अभय चौटाला का ये बड़ा आरोप, मुख्य विपक्ष भी मिला हुआ है सरकार के साथ, ये अभय चौटाला ने बड़ी बात कही है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी, ये बड़ा बयान अभय चौटाला की तरफ से दिया गया। दुष्यंत के डिपार्टमेंट से सवाल तो उनसे ही पूछूंगा, चाचा भतीजा कुछ भी नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। मनीष जी, एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए अभय चौटाला को, आपने भी सुना, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं, जो रेणु जी भी कह रहे थे, कि जो मुख्य विपक्ष है वही सरकार के साथ मिला हुआ है और आप लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। देखिए, इनेलो पार्टी के पास आज कहने के लिए कुछ है नहीं, तो और 2024 का इलेक्शन, जो मैं पहले भी बताया, दोबारा 2024 में आज हरियाणा की जनता का जिस तरीके से मन बना चुकी है, हरियाणा की जनता का जो सर्वे अलग अलग चैनल और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा का जवान, किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, खिलाड़ी, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति आज हुड्डा साहब को याद करता है, हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद रखता है, उनकी नीतियों को याद करता है, उनके समय में जिस तरीके से विकास का पहिया घूम रहा था उसको याद करता है। तो आज इनके पास अगर ये कांग्रेस के ऊपर सवाल नहीं दागेंगे, अगर ये कांग्रेस को इनके निशाने पर नहीं होंगे तो कौन होगा? हालांकि इनको चाहिए कि ये सत्ता पक्ष से सवाल करें, सत्ता पक्ष जिसने आज इसके राज्य में हरियाणा के जवान की स्थिति, हरियाणा के नौजवान बेरोजगार की स्थिति, हरियाणा में महिलाओं की स्थिति, हरियाणा में किसान की स्थिति दयनीय हो चुकी है, जिसके राज्य में जहां किसान का मुद्दा है, जहां पेपर लीक का मुद्दा है, जहां फसलों के मुद्दा है, जहां पोर्टल का मुद्दा है, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा है, मतलब इनेलो, अमित जी ने वो सवाल पूछा था, मतलब एक सेकंड, मतलब कि इनेलो को जो सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए उनका वहां कोई मतलब नहीं है। वो आज हुड्डा साहब को घेरने की तैयारी करते हैं, कांग्रेस को घेरने, क्योंकि इनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस का और हुड्डा साहब का है। ठीक है, अमित जी ने इससे पहले आपसे यही सवाल पूछा था कि तमाम तरह के काम किए गए तो मत क्यों बदल गए, जनता का मन क्यों बदल गया? मैं बताता हूँ राजश्री जी, बिल्कुल आपका ठीक सवाल है कि जनता का मत क्यों बदल गया। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े मीडिया घराने ने 2019 के चुनाव में 70 पार, 75 पार, 80 पार और 83 पार दिखा दिया, जिससे जनता थोड़ी सी गुमराह हुई। और दूसरी, हुड्डा साहब को 2019 में जो कमान मिली थी वो मात्र 15 दिन पहले मिली थी, और सीटों का बंटवारा कर लेकर हुड्डा साहब को जितनी सीटें दी गई उसमें 85% सीटें हुड्डा साहब जीतने में कामयाब रहे। और सबसे बड़ी बात, जो 40 जो 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 31 सीटें 2019 में हम जीत कर आए, 9 सीटों में अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मात्र 5000 वोटों से हम 9 सीटें हार गए। मतलब कि अगर हम अपनी तैयारी थोड़े समय पहले कर लेते, अगर हम अपनी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि 10 साल के कार्यकाल में जो हुड्डा साहब ने काम किए
वास्तव में हम वो लोगों को नहीं गिना पाए जिस तरीके से बीजेपी ने एक गुजरात का एक शहर दिखाकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करा और दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करा। अगर हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल को गुजरात से आज भी कंपेयर करें तो गुजरात बहुत पीछे हट जाता है। सच्चाई ये है कि हुड्डा साहब काम करने में विश्वास रखते हैं, वो ज्यादा उसका व्याख्यान करने में विश्वास नहीं रखते। ये हमारी सरकार की कमी रही, ये हुड्डा साहब के मैं मानता हूं ये हमारी जरूर कमी रही, जिसमें हम जितना काम कर पाए उतना हम लोगों को गिना नहीं पाए। मुझे एक बात बता दीजिए, देश में अगर कहीं रैपिड मेट्रो किसी मुख्यमंत्री ने चलाई हो तो वो उस शहर का, उस प्रदेश का नाम बता दे। 3 साल के अंदर जितना मेट्रो का विस्तार हुड्डा साहब ने करा हो, अगर देश में किसी मुख्यमंत्री ने करा हो तो वो बता दे। 2014 से 2023 तक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई हुई है और अगर वो मेट्रो वहां पर खड़ी है तो ये बता दे कि वो क्यों नहीं चली। सारा का सारा पैसा जो केंद्र से और राज्य सरकार मिलकर बनाते थे वो सारा पैसा यूपी को चला गया। क्यों मेट्रो का पिलर आगे नहीं बढ़ा, क्यों गुड़गांव का हॉस्पिटल नहीं बना, क्यों प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों की जेब काटी जा रही है। मैडम, लूट खसोट सरकार है, बदले की भावना से काम करने वाली सरकार है। इस सरकार की नीति और नियत दोनों ही खराब है। मैं पहले का ये नो विजन गवर्नमेंट है। देखिए, आपने भी कहा कि जिम्मेदारी देर से दी गई, पार्टी का लूप होल है, तो वही कह रहे हैं कि अभी भी पार्टी आपस में लड़ रही है। अभय चौटाला जी ने वही कहा कि पार्टी आपस में लड़ रही है, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो पार्टी आपस में लड़ रही है। अरे भाई, आप पार्टी में लड़ने की बात उठाओगे या आपने अपने मुद्दे उठाने हैं, जवान के मुद्दे उठाने हैं या कांग्रेस के मुद्दे उठाने हैं? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आप कांग्रेस के लिए इतना चिंतन मंथन क्यों कर रहे हो? आप हरियाणा की जनता के लिए चिंतन करो, आप हरियाणा की किसान के लिए मंथन करो, आप कांग्रेस के लिए मंथन मत करो। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, आपको चिंतन मंथन हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के जवान के लिए और किसान के लिए करना चाहिए। आप तो देश में जनता जनार्दन को राक्षस कह रहे हो, फिर उनके पूछना चाह रहे हैं। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने हरियाणा को 5 बार जलाया, पार्टी भी कहीं ना कहीं मौका देती है। अगर आप लोग अलग अलग रैली करेंगे तो मौका मिलेगा ही। पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद में फिर हमारी सरकार बनेगी। ठीक है अमित जी, कुछ सवाल एक बार चढ़ती है, आपकी 2 बार चढ़ गई। खटाना जी, एक सवाल खटाना जी, बार बार एक सवाल उठता रहता है कि तमाम मुद्दे आप उठाते हैं, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और लगातार आपने जो बातें रखी है वो बड़ी संजीदगी से रखी है और तमाम मुद्दे जो रखे हैं, लेकिन एक अहम सवाल हमेशा कांग्रेस से रहता है कि पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा क्यों नहीं खड़ा कर पा रही, क्यों नहीं जिला इकाइयां बन पा रही और सब अपनी डबली अपना राग अलापते हैं। इस वजह से क्या नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी तमाम जनता की जो मुद्दे हैं वो नहीं उठा पा रही? अमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपकी पत्रकारिता का भी बहुत स्वागत करता हूं और आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। वो आप छोड़ो, लठ वाली सरकार तो बीजेपी है, चाहे सरपंचों को पिटवा लो, चाहे जवानों को पिटवा लो, चाहे किसानों को पिटवा लो। हुड्डा साहब ने कहा लाठी डंडे से सरकार नहीं चलती, सरकार नीति से चलती है, नीयत से चलती है। लाठी डंडे से सरकार नहीं चलती, लाठी डंडे से सरकार नहीं चलती, सरकार नीति और नेक नियत से चलती है, जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप हुड्डा साहब के पन्ना प्रमुख, कोरोना में लोग मर रहे थे, कहाँ थे आपके पन्ना प्रमुख? जब आपके मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट बना दिया गया, कहाँ थे आपके पन्ना प्रमुख? जब आपके बीजेपी के मंत्रियों को गांवों में नहीं घुसने देते तो कहाँ थे आपके पन्ना प्रमुख? हमारी वैक्सीन विदेशों में भी गई है। आपके पन्ना प्रमुख उस टाइम कहाँ थे जब आपके मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने देते? जब कोरोना हुआ था तो आपके पन्ना प्रमुख कहाँ थे? आपके पन्ना प्रमुख उस टाइम कहाँ थे जब लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे? आपके पन्ना प्रमुख उस समय कहाँ थे जब देश का किसान सड़कों पर था? तो कहाँ थे आपके पन्ना प्रमुख जब रोडवेज के कर्मचारियों को पीटा जाता है, सरपंचों को पीटा जाता है,
जब आशा आंगनवाड़ी वर्करों को पीटा जाता है, तब कहाँ थे आपके पन्ना प्रमुख? पूर्व में उन दलित भाइयों का क्या कसूर था, उनको पिटवा दिया आपने। पुरानी बातें ना करे, वर्तमान की बात करे और भविष्य की चिंता करे। आज आपकी सरकार है, आज आप देश के लिए, प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं उसकी बात करें। हमने 15,000 रुपए, क्या आपने दोबारा बैलगाड़ी में सफर करना है? क्या आपने दोबारा बैलगाड़ी में सफर करना है? कार्ड बना 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें, भविष्य की चिंता करें। हरियाणा की जनता को अंधकार में डालने वाले लोग, हरियाणा की जनता को अंधकार में डालने वाले लोग, इसको बाहर निकालने का काम करें। हरियाणा की जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, हरियाणा की जनता को लूटने के लिए नहीं बिठाया। आप उनको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर, पीपीटी के नाम पर, पोर्टल के नाम पर हरियाणा की जनता की जेब काटी जा रही है। आप हरियाणा की जनता की जेब काटी जा रही है। समर्थन करते हो? हरियाणा की जनता का बदहाल जो आपकी सरकार में हुआ, जितने किसान आपकी सरकार में कर्जे के नीचे आए, जितने जवान आपकी सरकार में बेचारे आज बेरोजगार हुए, आज जितने महिलाओं का अपमान आपकी सरकार में हुआ, जितने खिलाड़ियों का अपमान आपकी सरकार में हुआ, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो आपकी सरकार ने हरियाणा के साथ करा है, 2024 में हरियाणा की जनता आपको आईना दिखाने का काम करेगी। 2024 में हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा का जनमानस फिर दोबारा खुशहाल होगा, हम फिर भाईचारा फैलाएंगे। आपकी तरह दंगे कराने वाले लोग नहीं हैं। हम सीआईडी की रिपोर्ट के बाद भी हरियाणा में दंगे हुए, नौकरियां दी, हरियाणा को दिलवाने वाले लोग हो आप। सीआईडी की रिपोर्ट के बाद फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है आपकी, सिर्फ आपस में लड़ाकर आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता जान चुकी है, अपना मन बना चुकी है। हरियाणा में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और दोबारा विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। आपकी बातों को हरियाणा की जनता ने दरकिनार कर दिया। आपने जो लूट की दुकान चलाई है ना, वो बंद हो गई। रामराज जी, आपके सवाल हरियाणा की जनता की जेब पर डाका मारने का काम कर रहे हो। जो घोटाले आपके राज में हुए, एक भी घोटाला जो बोल दो, अरे माइनिंग घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, कोरोना काल में आपने जितने घोटाले करे, जब पूरा देश बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, आप उस समय घोटाले करने में व्यस्त थे। घोटालों की सरकार है, राधा गौतम बता देंगे कौन कितना जीत लग रहा है, आपकी सरकार में कौन कितना जीत रहा है, ये आपके विधायक बता देंगे, आपके सहयोगी विधायक बता देंगे आपको। आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर कितने पैसे ले रहे हो, रजिस्ट्री के नाम पर कितने पैसे ले रहे हो, आप बताओ। पीपीटी में क्या हुआ, सबके बीपीएल कार्ड काट दिए, पेंशन आपने काट दी, बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी आपने अपनी जेब में डाल लिया। अरे इतने हरियाणा की जनता का गाड़े पसीने की कमाई, 60,000 करोड़ का कर्जा आज 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो ये पैसा कहाँ गया? हरियाणा की जनता का पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? क्या हरियाणा की सारी गाड़ी कमाई बीजेपी के मंत्री अपने घर ले गए? बीजेपी के मंत्री अपने घर ले गए? आपने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा विश्वविद्यालय बनाया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करा? अरे भैया, हुड्डा साहब ने 500% मुआवजा बनाया, तो 50 पे भी नहीं पहुंचे, तो 50 पे भी नहीं पहुंचे। रामराज जी बने रहेगा हमारे साथ, बने रहेगा मनीष जी हमारे साथ। किरण चौधरी इस वक्त कुछ कह रही है, मेरे सहयोगी उनके साथ मौजूद है, क्या कुछ कह रही है सुनिए।